हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट ऐना। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। आज मैं आप लोगों के लिए सच्ची 3 कहानियाँ लेकर आई हूँ। मेरा नाम सीमा है। मैं यूके में रहती हूँ। मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। पहले मेरी मॉम भी मेरे साथ रहा करती थी, लेकिन उनका हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाने के लिए मैं अकेली हो गई और मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। जिस रूम में मैं शिफ्ट हुई थी वो रूम 2 ही कमरे थे और वॉशरूम और किचन था। एक दिन की बात है, मैं उस रूम में शिफ्ट होने के 3 दिन की बात बता रही हूँ। मैंने उस दिन दूसरी शिफ्ट में मुझे जाना था, क्योंकि मैं अपने सामान वामान सब कुछ सेट करने के बाद ही मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करना चाहती थी। रात का समय था। मैं काफ़ी समय लैपटॉप में अपना कुछ कुछ काम करती रही। अचानक से मेरे कमरे के दूसरी तरफ मुझे लगा कि यानी कि दूसरे कमरे में जैसे कोई कुछ कर रहा हो। वहाँ पे एक बेड भी रखा हुआ था। उस बेड में जैसे कोई चादर के ऊपर में दूसरा कुछ दे के मारने से जैसे साउंड आता है, उस तरह का साउंड आने लगा। मैं सोचने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ सकता है। फिर मैंने सोचा आसपास में कहीं चोर तो नहीं आ गया, लेकिन मैं फिर सोची कि मैं तो 3rd फ्लोर में हूँ, चोर कैसे आ सकता है। तो मैं साहस करके बाहर निकल के देखने लगी। इधर उधर देखी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन मेरे बेड के ऊपर में मेरा ब्लेजर पड़ा हुआ था, जो ब्लेजर मैं अपना कबर्ड में रखती थी। कभी मैं उस तरह फैला कर नहीं रखा करती थी। फिर मैंने इग्नोर कर दिया अपना ब्लेजर। रिटर्न मैंने अपना कबर्ड में रखा और अपने कमरे में, जिस कमरे में मैं काम करती थी, वहीं पे मैं सो जाया करती थी। मैं सोने के लिए आ गई अपने कमरे में। फिर लगा मेरा उस जो दूसरे रूम में कोई ज़ोर से डोर को बंद किया है। तब मुझे फील हुआ कि नहीं, कोई ना कोई बात ज़रूर से ज़रूर है। मैं जाकर अपना डोर को चेक की, लेकिन डोर बंद था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पहले तो सोच रही थी कि अगल बगल में भी फ्लैट्स हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही होंगी। फिर मैं आकर अपने कमरे में सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस वजह से मैंने व्हाट्सएप में अपनी एक फ्रेंड, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, मैंने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद उसको मैं बातें करने लगी वीडियो कॉल में। बातें करते करते अचानक से लगा कि मेरे पाँव के, जो मैं देख रही थी फ़ोन की ओर, लेकिन मेरे पाँव के करीब जैसे कोई आकर बैठा है। बिल्कुल साया आया, एक जैसे परछाई पड़ता है उस तरह मुझे फील हुआ। मैंने उस तरफ देखा तो कोई जैसे खड़ा था वाकई में। मैं काफ़ी डर गई। फिर वो परछाई जैसे धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैं डर के मारे जल्दी से उठ गई। उठकर मैं बाहर भागना चाहती थी, लेकिन ना जाने मेरे पैरों में जैसे किसी ने बेड़ियाँ लगा दी हो। मैं अपने पैरों को आगे पीछे कर ही नहीं पा रही थी। मैं गिर गई। गिर के जब उठी, इधर उधर देखी तो कोई नहीं था। मैं तुरंत, जब मैं उठ पाई, मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ पर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो रूम में जैसे मेरा पूरा फॉग हो रखा था, जैसे धुआं धुआं हो रहा था। मैं बाहर निकल आई। बाहर निकल के मैं एक पड़ोसन के घर में नॉक करने लगी। बहुत टाइम तक नॉक करने के बाद भी कोई नहीं निकला। फिर तीसरे नंबर में एक औरत थी, वो निकली और बोली कि उस कमरे में तो कोई नहीं रहता, तुम किसे बुला रही हो, इतनी रात में डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। तो मैं उसको सॉरी बोली और अपना प्रॉब्लम बताई। तब उसने कहा तुम हमारे घर में आज रात रुक जाओ। वो औरत अपनी बेटी के साथ ही वहाँ पर रहा करती थी। मैं वो रात उनके घर में बिताई। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई और उस रूम को मैंने तुरंत छोड़ दिया। मेरा नाम कॉनिका है।
मैं राउरकेला में रहती हूँ। मैं अपनी एक स्कूल का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा स्कूल था, पूरा क्लासरूम स्टेप बाय स्टेप था और एंड में एक स्टोर रूम हुआ करता था जो कि काफ़ी डार्क रहता था। वहाँ कभी लाइट ऑन्स नहीं होती थी। उसकी एक खिड़की भी हमेशा खुली रहती थी। उसको पार करके हमें वॉशरूम जाना होता था। बॉयज़ गर्ल्स सबका वॉशरूम उसके बाद ही आता था। हम ग्राउंड फ्लोर में, हमारा क्लास तब चल रहा था। मुझे फील हुआ वॉशरूम जाने के लिए। मैंने मैम से कहा और मैं चली गई। आफ्टर लंच के बाद ही, क्लास होने के बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ था बोलकर मैं चली गई। जाने के बाद मैं देखती हूँ कि उस रूम से जैसे कोई लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। मैं डर गई। मैं सोच रही अंदर कौन हो सकता है, बाहर से तो लॉक था। मैं दौड़ती हुई रिटर्न आई और मैडम को बताई। मैडम ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ पर कोई नहीं है। मैंने कहा लेकिन किसी की रोने की आवाज़ मुझे आई है मैडम, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैडम मेरे साथ आई। मैडम को भी सुनाई पड़ी वो रोने की आवाज़। फिर उन्होंने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार चाबी लाकर उसे खोला। खोलने के बाद देखते हैं कि उसमें क्लास 6 की एक बच्ची बैठे बैठे रो रही थी। सब कोई घबरा गए, ताज्जुब हो गए कि वो बच्ची अंदर कैसे आ सकती है। उस बच्ची से पूछने पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस रोती ही जा रही थी। उसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया गया। उसके पेरेंट्स उसे लेकर गए। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। वो होश आने के बाद बस इतना ही बता पाई कि वो वॉशरूम जा रही थी। लेकिन ना जाने उसे क्या हुआ, उसका सर चकराया और वो क्या हुआ उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं। उसके बाद वो रूम को बिल्कुल सीमेंटिंग कर दिया गया, उसका दरवाज़ा खिड़की हर कहीं पे। मेरा नाम सविता है। मैं कोलकाता में ही रहती हूँ। मैं बचपन से ही कोलकाता में रहती हूँ। मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड के साथ नए में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगे। मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड का कई ऐसी बुरी आदतों की वजह से मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने शादी के कुछ साल क्या महीने के बाद ही मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता था। वो बार बार मुझे कहता था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसके पहले, शादी से पहले का भी कई कई बुरी आदतें मेरे पास खुल चुकी थी। फिर भी मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार थी, लेकिन शादी के बाद भी उसकी वो बुरी आदतें छूटती नहीं थी। जैसे कि शराब पीना और फिर रात रात भर घर में ना आना। उसकी सासू माँ ने कहा, मैं भी बोल बोल के थक गई थी, इसीलिए मैंने उसको शादी करा दी थी, लेकिन मेरा बेटा संभालने का नाम ही नहीं लेता। वाकई में तू इसे डिवोर्स ही दे दे। और मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स देने के ठीक 3 दिन बाद मैंने सुना कि वो सुसाइड कर लिया है। मुझे सुनकर काफ़ी दुख लगा, क्योंकि मेरे सास ससुर का वो सबसे छोटा बेटा था। उनके 2 बेटे फॉरेन में रहते हैं और वही उनके साथ रहा करता था। मैं खुद को काफ़ी कसूरवार समझने लगी। मैं काफ़ी दुखी हो गई। उसके बाद से मेरे साथ जो प्रॉब्लम शुरू हुए उसका तो और क्या कहना। मैं हमेशा देखती थी कि वो मेरे साथ ही हैं। मैं बैठती रात को अकेले अगर रूम में, तो वो मेरे साथ बैठा है और बार बार मुझे कहते रहता था मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस वजह से मैं काफ़ी टेंशन में आ गई। सबको बताती थी कि कोई प्रॉब्लम मेरे साथ, इस तरह प्रॉब्लम्स चल रही, लेकिन कोई मुझे इतना विश्वास नहीं करता था। किसी को वो नज़र नहीं आता था, लेकिन मुझे हर दम, हर समय, हर जगह वो नज़र आने लगा था। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे किसी बाबा के पास ले चलो। मम्मी मेरी बात मानकर मुझे एक बाबा के पास लेकर गए। वो बाबा ने मुझे कुछ तावीज़ वगैरह दिया, लेकिन उसके बाद मैं कुछ दिन ठीक रही। फिर से मेरे साथ वो सब इंसिडेंट होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि मैं ड्राइव करके अपनी जॉब प्लेस में जाती तो वो मेरे साथ कार में भी बैठे होता। इससे मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट्स भी हो चुके थे। उसके बाद मैंने कार में जाना ही छोड़ दिया। मैं काफ़ी मुश्किलों का सामना करने लगी, लेकिन वो मुसीबत मुझसे पीछा ही नहीं छूट रहा था। उसके बाद मैंने वो सिटी छोड़ने का फैसला किया
और मैं अपने मामा के पास देहरादून चली गई। वहाँ पर जाने के बाद मेरे मामा जी ने मेरे को एक बाबा जी से मिलाया, जो कि बहुत जाने माने और बहुत पहुँचे हुए थे। वो बाबा जी मुझे देखते ही समझ गए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तू उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। मैं ताज्जुब हो गई, इतने दिन बाद, वो तो कब का मर चुका है और फिर माँ कैसे बन सकती हूँ। बाबा जी ने कहा उसके आत्मा के बच्चे के तू माँ बनने वाली हैं। ये बात यकीन करना भी बहुत मुश्किल था। बाबा जी ने मुझसे कुछ दवाई खिलाया और कहा कि इसे नष्ट हो जाने दे, और मुझे ताबीज़ पहनाया और कहा 21 दिन तक कुछ मुझे मंत्र पढ़ने के लिए कहा, और कहा धीरे धीरे वो तेरा पीछा छोड़ देगा। और वाकई में वैसा ही हुआ। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने दूसरी शादी करने के लिए कभी नहीं सोचा। ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मैं उससे बहुत घबराती हूँ।